नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पर। साथियों, आप लोगों से मैंने वादा किया था कि बीपीएससी एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए हर वो टॉपिक करा देंगे जो बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आप लोगों के बिहार की जो है प्राचीन इतिहास, जो बिहार स्पेशल के इतिहास से ही हम करेंगे। इनमें से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उन सारे फैक्टों को देख लेंगे और थोड़ी थोड़ी उनके पीछे की कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, जिससे आपको प्रश्न बनाने में वहाँ पे एग्जाम हॉल में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन बिहार को करेंगे, फिर आधुनिक बिहार को करेंगे और अब जो है 3 से 4 वीडियो लगातार जो है बिहार स्पेशल पे ही आएंगे। फिर बिहार ज्योग्राफी को भी देख लेंगे एक ही वीडियो में। उसके बाद 250 स्पेशल जो है बिहार स्पेशल जो है जहाँ पे एमसीक्यूज है उनको देख लेंगे। आपको लगभग उम्मीद है कि इतने से ही सारे प्रश्न आप लोगों के बिहार स्पेशल से क्लियर हो जाएंगे। और बिहार विविध, जहाँ से कि प्रश्न आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, उसमें बिहार के उद्योग है, चीनी मिल है, कपड़ा उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, सिंचाई परियोजना है। इन तमाम तथ्यों को भी देख लेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा प्रयास जो है बेहतर लग रहा है, हम जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए वो अगर ठीक लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आप लोगों के लिए बेहतर प्रयास करने का भरसक प्रयास करते रहें आगे भी। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार का इतिहास, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले पाषाण काल से शुरू होता है इतिहास। पाषाण काल का जो है दक्षिण बिहार में अवशेष मिला है। दक्षिण बिहार में किस किस जिले में मिले हैं? मुंगेर और गया में। यहाँ पे जो है हस्त कुल्हाड़ी, मतलब हाथों से जो चलाने वाली कुल्हाड़ी होती है वो मिला है। चाकू और खुरपी मिला है। ये आप लोगों से कभी कभी पूछ दिया जाता है पाषाण काल में बिहार के किस जिले के से अवशेष मिला है पाषाण काल के, तो ये बिहार के मुंगेर और गया से मिले हैं। और क्या क्या कौन कौन से औजार मिले हैं? ये हस्त कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी जो है बिहार के दक्षिणी बिहार में कुछ अवशेष मिले हैं पाषाण काल के, मुंगेर और गया से। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। ये तो पाषाण काल देखें, अब देखिए मध्य पाषाण काल। पाषाण काल में जो है मुंगेर से जो है छोटे आकार वाले तेज धार के औजार मिले हैं। मतलब छोटे छोटे जो है तेज तीक्ष्ण धार वाले जो है औजार मिले हैं बिहार के मुंगेर से। देखिए इसमें जो है मध्य पाषाण में हो गया एक ही जिला मुंगेर से मिला है तेज धार वाले। और यहाँ देखिए पूरा पाषाण काल में हो गया मुंगेर और गया से हस्त कुल्हाड़ी, खुरपी, चाकू। और नेक्स्ट है नव पाषाण काल में। ये देखिए प्रश्न बीपीएससी में 3 से 4 बार प्रश्न पूछे गए। नव पाषाण काल में बीपीएससी के नव पाषाण काल में बिहार के किस जिले के से अवशेष मिलता है नव पाषाण कालीन? देखिए इसमें जो है चिरांद, ये सारण जिला में पड़ता है, और चेचर ये वैशाली जिला में पड़ता है। ये दोनों से प्रश्न पूछा गया। यहाँ से जो है हड्डी के औजार मिले हैं। कहाँ से मिले हैं नव पाषाण कालीन अवशेष? ये सारण के चिरांद से और वैशाली के चेचर से हैं। देखिए इसको बार बार व्यक्ति कंफ्यूज भी कर जाता है चिरांद और चेचर में। चेचर चिरांद वैशाली में है कि चेचर में? देखिए इसमें सारण में अंतिम में नौ है और चिरांद में अनुस्वार लगा हुआ है, जिससे नौ का साउंड आता है। तो चिरांद जो है सारण में याद रखिएगा, ये चेचर जो है ये वैशाली में याद रखिएगा। यहाँ से क्या मिला है? हड्डी का औजार मिला है। और पूरा पाषाण काल के किस काल से मिला है? नव पाषाण काल से मिला है। और पूरा पाषाण काल में जो है मुंगेर गया से चाकू, हथियार, खुरपी मिला है। और मध्य पाषाण काल में जो है ये मुंगेर से जो है तेज छोटे धार वाले आकार के हथियार मिले हैं। और अब देखिए अब आ जाते हैं हम लोग ताम्र पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल जो है ताम्र पाषाण काल में चिरांद, सोनपुर, चेचर, राजगीर, गया, मनेर, पटना में ही है मनेर, इन सब जगहों से ताम्र पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। कहाँ कहाँ से? ये चिरांद जो है जो सोनपुर चिरांद में भी मिला है, ये सारण जिला में। ये चेचर वैशाली जिला से भी मिला है। राजगीर जो है नालंदा जिला में वर्तमान में है, वहाँ से भी मिला है। गया, मनेर और पटना से भी जो है ताम्रपाषाण कालीन कुछ अवशेष मिला है। नेक्स्ट है वैदिक काल। देखिए वैदिक काल में जो है बिहार का प्रथम वर्णन जो है शतपथ ब्राह्मण से मिलता है, जिसमें अब देखिए नेक्स्ट है ऋग्वेद में जो है बिहार के लिए कीकट एवं वहाँ रहने वाले जो लोग हैं बिहार में, जो जैसे कि ऋग्वेद में जो है कहा गया कि बिहार
के लिए जो है किकट शब्द का प्रयोग किया गया, और जो बिहार में रहता है उनके लिए वरात शब्द का प्रयोग किया गया है। और देखिए वरात मतलब होता है पतित यानी पापी। नेक्स्ट है यजुर्वेद में विदेह राज का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में जो है मिथिला क्षेत्र में जो है विदेह राज का वर्णन मिलता है, जिसकी स्थापना जो है निमि विदेह राजा ने की थी। ये 25वें राजा के रूप में राजा जनक मिथिला राज का वर्णन भी मिलता है। 25वें यही जो है निमि विदेह राज में विदेह राज जो है इसी के जो 25वें राज के रूप में राजा जनक मिथिला का वर्णन मिलता है। राजा जनक जो सीता जी के पिता थे। नेक्स्ट है महाजनपद काल। देखिए पूरे भारत में जो है 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद है, जिसमें से बिहार में 3 महाजनपद है। ये हो गया मगध, अंग और वज्जी। मगध महाजनपद, मगध में जो है देखिए अभी वर्तमान में कौन कौन जिला थे, पटना, गया, नालंदा, ये जिला मगध में आते हैं। अंग में भागलपुर और मुंगेर, और वज्जी संघ में जो है वैशाली आता है। देखिए यहीं पे जो है विश्व का प्रथम गणतंत्र भी मिला है, जिसमें जो है इसमें महत्वपूर्ण जो है लिच्छवी है। इसका सदस्य वज्जी संघ का जो है महत्वपूर्ण सदस्य जो है लिच्छवी है, जिसमें 8 सदस्य था, लेकिन इसमें का जो है महत्वपूर्ण सदस्य जो था वो लिच्छवी था। वज्जी संघ में 8 सदस्य थे, जिसमें महत्वपूर्ण जो था वो लिच्छवी था। और विश्व का प्रथम गणतंत्र भी यहीं देखने के लिए मिलता है, वैशाली में ही, लिच्छवी में ही। देखिए अब इसको कुछ मैप के प्रयास से हम लोग समझते हैं। देखिए ये बिहार की मैप है। यहाँ पे उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में यूपी है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और दक्षिण में झारखंड है। देखिए यहाँ पे जो है तीनों महाजनपद को दर्शाया गया। देखिए ये मगध महाजनपद है, मगध महाजनपद है, जिसमें पटना, गया, नालंदा का क्षेत्र है। पटना, गया, नालंदा का क्षेत्र है। ये अंग महाजनपद है, ये भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। ये वज्जी संघ है लिच्छवियों का, इसमें 8 सदस्य था, जिसमें जो है लिच्छवी महत्वपूर्ण था। देखिए महाजनपद बनता कैसे था। सबसे पहले एक बहुत छोटे से क्षेत्र में जिसमें कुछ लोग थे उसको पहले जन बना। उसके बाद वह क्षेत्र जो है वहाँ लोग कुछ और वास हुआ, वहाँ लोग का और निवास बढ़ने लगा, उसको जनपद कहने लगा। फिर जब कुछ बड़े क्षेत्र में लोग का निवास करने लगा और उस पर एक व्यापक एक शासक के रूप में उभरा, कोई भी शासक के अपना अधिकार किया, तो वही महाजनपद कहलाया। ये जनपद का ही बृहद रूप होता है महाजनपद। अब देखिए हम जो है आप लोगों को बुक से, एक ऐसी बुक है जहाँ से हमको लगता है कि प्रश्न आएंगे, तो उसमें से आप लोगों के लिए करा दे रहे हैं। देखिए इसमें जो है पूरा एकदम डायग्राम वाइज सारी चीज़ आप लोगों को कराएंगे। नंद वंश, मौर्य वंश और ये शुंग वंश, कण्व वंश, जितने भी बिहार से रिलेटेड वंश हैं उन सब को करा रहे हैं इसमें। देखिए शुरू से ये तो आप लोगों को ऊपर वाला इतना तो आप लोगों को बता ही दिए हैं उत्तर वैदिक कालीन में, महाजनपद कालीन में। नेक्स्ट है यहाँ से आप लोगों को शुरू करना है बृहद्रथ वंश से। बृहद्रथ वंश जो है इसका संस्थापक बृहद्रथ ही था। इस वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक की चर्चा मिलता है, जो जरासंध का है, जिसकी हत्या जो है भीम के द्वारा करवाया गया था। ये महाभारत अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें इस राजा जरासंध की चर्चा है, बहुत ही प्रतापी राजा था। नेक्स्ट है अब देखिए मगध पे जो है प्रमुख राजवंश जो है जो इस पे शासन किया उसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। तो पहला वंश मगध पर शासन करने वाले हर्यक वंश, जो कि पहला वंश जो है जो कि पहले बार महाजनपद पर, मगध महाजनपद के क्षेत्र पर हर्यक वंश ही अपने सत्ता को स्थापित करता है, जिसका ऐतिहासिक प्रमाण बहुत सारे मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वंश की, हर्यक वंश की जो स्थापना जो है ये बिंबिसार किए थे। ये इस वंश पर, हर्यक वंश पर शासक करने वाले जो थे बिंबिसार का पीरियड था 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व। हर्यक वंश का संस्थापक भी था, इसी का बिंबिसार का ही वैद्य था जीवक, राजवैद्य था जीवक, जिसने कि अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत का इलाज किया, तथा जिसके इलाज से जो है वो चंद्रप्रद्योत ठीक हो गया और खुश होकर के जो है वो अपनी बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर लिया। और इसके वंश के जो है नेक्स्ट शासक हुए अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है ये 492 से 460 ईस्वी
ईसा पूर्व तक जो है शासक रहा यहाँ पे। इसको जो है अजातशत्रु को कुनिक नाम से भी जाना जाता है। इसे पितृहंता भी कहा जाता है और इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पितृहंता वंश? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अजातशत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना था। और इसी अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगृह में जो है 483 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है उदायन। उदायन जो है 460 ईस्वी से 444 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का राजा रहा। इसने ही जो है पाटलिग्राम बसाया, पाटलिपुत्र को जो है मगध की राजधानी बनाया। इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया। अब देखिए, अब है क्या, हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक था नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसे जो है 412 ईसा पूर्व में काशी का गवर्नर शिशुनाग ने पदच्युत कर दिया। इसी का जो है हर्यक वंश का में ही जो है एक काशी में जो है एक गवर्नर थे शिशुनाग, उसी ने नागदशक की हत्या कर दिया और खुद शासक बन बैठा और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। देखिए, अब नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश इस वंश के संस्थापक थे। इसने वैशाली को राजधानी बनाया। इस वंश का जो है शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो कालाशोक था। और इस कालाशोक का जो है उपनाम जो है काकवर्णी नाम से भी जाना जाता है। इसने जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में इसी के समय जो है वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। और इस वंश का जो है अंतिम शासक था नंदीवर्धन। इस वंश का जो था अंतिम शासक था नंदीवर्धन, जिसकी हत्या करके उसी का जो है एक जो सेनापति था महापद्मनंद, जिसने नंद वंश की स्थापना कर दिया। नंदीवर्धन जो था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, उसकी हत्या करके उसी का जो है सेनापति महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना कर दिया है। नेक्स्ट है, अब देखेंगे हम लोग नंद वंश। हाँ, नंद वंश के जो है संस्थापक जो है महापद्मनंद है। इसने सर्वछत्रांग की उपाधि धारण किया था और भारतीय इतिहास का प्रथम शूद्र शासक भी इसी को माना जाता है, महापद्मनंद को। और इसके बाद जो है अगला शासक था घनानंद। यह एक अयोग्य शासक था। इसी के समय में जो है सिकंदर महान आक्रमण किया था भारत पे, और जिससे चेताने के लिए जो है विष्णुगुप्त जो है चाणक्य वो आया था घनानंद को, जिसका जो है तिरस्कार करके जो है वहाँ अपने दरबार से निकाल दिया। और उसी जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से इसको पदच्युत किया घनानंद को, और जो है मौर्य वंश की स्थापना कराया था। नेक्स्ट है सिकंदर का समकालीन था यह। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित कर एक नया वंश मौर्य वंश की स्थापना किया था। अब देखिए, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है मौर्य वंश में भी है सबसे इम्पोर्टेंट अशोक, जहाँ से प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं हम लोग मौर्य वंश जो है चंद्रगुप्त मौर्य रहा इस वंश का शासक 322 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व तक, और सबसे जो है इस वंश का जो है संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और जिसने जो है अखंड भारत का निर्माण किया था। इसका जन्म जो है 345 ईस्वी पूर्व माना जाता है। सिंहासरोहण जो है इसका 322 ईसा पूर्व में हुआ था। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस के दरबार में ही राजदूत बनकर सेल्यूकस के दरबार का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। देखिए, ये सेल्यूकस जो था इसी की पुत्री जो है कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी, और उसी के दरबार में जो है सेल्यूकस जो है अपना एक दार्शनिक जो है मेगास्थनीज को राजदूत बना करके उसको चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। इसी ने जो है मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। ये देखिए, बार बार पूछा जाता है, ये मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? 7 वर्गों में बांटा है, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक व सभासद। इसमें देखिए, ये 63वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। जो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 7 वर्गों में विभाजित किया है। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि इसी ने जो है
श्रावण बेलगोला में संलेखना विधि यानी उपवास की विधि द्वारा जो है 298 ईसा पूर्व में जो है अपने शरीर को जो है त्याग दिया था। यह जैन धर्म से संबंधित है, कभी कभी पूछ लिया जाता है मगध के कौन से राजा किस धर्म को मानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, अब चंद्रगुप्त का पुत्र है बिंदुसार। बिंदुसार जो है शासक बना 298 ईसा से 269 ईसा पूर्व तक इसने मगध पर शासन किया। इसी बिंदुसार को जो है अमित्रघात यानी शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था ये बिंदुसार जो है, आजीविक संप्रदाय को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म को मानते थे और अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। देखिए अमित्रघात भी कहा जाता है इसको, किसको? बिंदुसार को। आजीविक संप्रदाय का जो है ये अनुयायी था। सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को राजदूत बना करके भेजा था। नेक्स्ट है अब अशोक। देखिए अशोक को देखते हैं। अशोक जो है ये पहले जो है अवंती का गवर्नर हुआ करता था अशोक, बाद में जो है यह भारत का शासक बना। शासन के 8वें वर्ष 261 जब इसका जो है 269 ईस्वी में राजारोहण हुआ, तो शासन के जो है 8वें वर्ष में जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायोनिसियस को अपना राजदूत बनाकर अशोक के दरबार में भेजा था। देखिए मिस्र का जो शासक था फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने यह डायोनिसियस को अपना राजदूत बनाकर को जो है अशोक के दरबार में भेजा था। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। देखिए मास्की ही और गुर्जरा ही तो ऐसे अभिलेख हैं जिसमें जो है अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। बाकी में अशोक का नाम जो है प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय, पियादशी आदि नामों का उल्लेख मिलता है। कभी वो खुद को अपने प्रमुख नामों से नहीं जाना जाता अशोक नामों से, लेकिन दो ऐसे अभिलेख हैं मास्की और गुर्जरा जिनमें अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। तृतीय बौद्ध संगीति भी जो है अशोक के ही समय में हुआ था। देखिए याद कीजिए, पहला बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के समय में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ कालाशोक के समय हुआ था 383 ईसा पूर्व में, और तीसरा बौद्ध संगीति जो है 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था, ये अशोक के समय में। यह देखिए ये पूछा हुआ है प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय किसका नाम था? ये नाम था अशोक का ही। इनके जो अशोक के जो है 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 में टी पेंथेलर ने की। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में जो है टी पेंथेलर ने की। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है जेम्स प्रिंसेप को मिली। ये पूछा जाता है ये प्रश्न, अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली? जेम्स प्रिंसेप को मिली। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ, लेकिन स्तंभ में केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। इनके जो कह रहे हैं कि शिलालेख है उसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ, लेकिन स्तंभ में जो है केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट देखिए, बिहार में पाए गए अशोक के 3 स्तंभ लेख हैं। देखिए बिहार में जितने स्तंभ लेख हैं कुल 7 स्तंभ लेखों में से जो है बिहार में पाए गए 3 स्तंभ लेख हैं। इसमें जो है रामपुरवा स्तंभ लेख जो है ये पश्चिम चंपारण में पड़ता है। लौरिया आर्यराज जो है ये पूर्वी चंपारण में पड़ता है, और लौरिया नंदनगढ़ ये जो है पश्चिम चंपारण में पड़ता है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया आर्यराज और रामपुरवा अभिलेख। अशोक ने जीवकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। अशोक ने जो है आजीविक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए बराबर की गुफाओं में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसमें है कर्ण चोपड़ा, सुदामा झोपड़ी, विश्व झोपड़ी का आदि का निर्माण कराया। मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या जो है उसी का सेनापति पुष्यमित्र ने 150 ईस्वी पूर्व में करके शुंग वंश की स्थापना किया था। ये देखिए 48वीं बीपीएससी 2008 में ये पूछा गया प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहदत्त, जिसकी हत्या जो है पुष्यमित्र ने किया 150 ईस्वी में। किस वंश, उसके बाद किस वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की 150 ईसा पूर्व में। अब हम लोग देखेंगे शुंग वंश। देखिए कुछ चाणक्य के बारे में कुछ फैक्ट है, उनको देख लेते हैं जो मगध से ही संबंधित है। चाणक्य का ही नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य।
ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य के जो है रचित है अर्थशास्त्र, जो हिंदू राजशासन से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक है। देखिए इस पुस्तक का नाम तो है अर्थशास्त्र, लेकिन ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, ये राजशासन से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक है। अर्थशास्त्र में जो है देखिए ये प्रश्न भी पूछा जाता है, अर्थशास्त्र में जो है 15 अधिकरण जो है और 180 प्रकरण है। तो वही पूछता है अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है, ये 15 अधिकरण है। वही जब पूछेगा मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था, तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को आप लोगों को बताए हैं 7 वर्गों में बांटा था। और लेकिन जब पूछेगा अर्थशास्त्र कितने अधिकरण था, तो अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। नेक्स्ट है, इस पुस्तक में 4000 श्लोक हैं। यह बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री था। देखिए यही जो है चंद्रगुप्त मौर्य का भी प्रधानमंत्री था, उसके बाद यह बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री था। कौन? चाणक्य। अब हम लोग चलते हैं शुंग वंश पे, जिनके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश, इस वंश का संस्थापक जो था पुष्यमित्र शुंग था। 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया था। यह एक ब्राह्मण शासक था। देखिए पुष्यमित्र शुंग जो था यह ब्राह्मण शासक था। यह जो बौद्धों का जो है बहुत सारे मठों को तोड़वा दिया था। 2 अश्वमेध यज्ञ जो है ये कराया था। पुष्यमित्र शुंग जो है 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। पतंजलि ने इस यज्ञ में पुरोहित की भूमिका निभाई थी। इसी यज्ञ में जो है पुष्यमित्र शुंग की जो है जो 2 अश्वमेध कराए थे उसमें पुरोहित की भूमिका निभाए थे पतंजलि ने जो है महाभाष्य नामक जो है प्रमुख ग्रंथ की रचना की है, जो कि बहुत ही चर्चित ग्रंथ है, बहुत बार पूछे भी जाते हैं। महाभाष्य किसकी रचना है? ये पतंजलि की रचना है। और अगला शासक बना अग्निमित्र। इनके ऊपर एक नाटक भी है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है, मालविका अग्निमित्रम। और नेक्स्ट शासक है इसमें का देवभूति। देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक था। अब नेक्स्ट है कण्व वंश। कण्व वंश जो है इस वंश के संस्थापक जो था वसुदेव, जो कि देवभूति की हत्या करके जो है कण्व वंश की स्थापना किया था वासुदेव जो है इन्होंने शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की देखिए हत्या करके एक नए राजवंश कण्व वंश की स्थापना किया था। कौन? वासुदेव जो है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव कण्व वंश की स्थापना किया था। इस वंश के शासकों को क्रम देखें तो हम इस वंश के शासक था सुशर्मा, इसका कोई उतना अच्छा कार्य नहीं किया। अंतिम शासक था यही सुशर्मा, और इसकी हत्या करके 60 ईस्वी पूर्व में सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। देखिए ये जो है मगध पे कुल 7 राजवंशों ने इस पे शासन किया, जिसमें से पहला था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश, चौथा था मौर्य वंश और 5वां था शुंग वंश, छठा था 5वां था शिशुनाग वंश, 6ठा था शुंग वंश, 7वां था कण्व वंश और 8वां है कौन? सातवाहन वंश। अब देखिए सिमुक, ये सातवाहन वंश उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसने सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना किया था, इसके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है इस वंश के संस्थापक कौन थे। अब देखिए बिहार में जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछे बिना रह ही नहीं सकती है वो टॉपिक है बिहार में जैन एवं बौद्ध धर्म का उद्भव एवं विकास। अब इसको हम लोग बेहतर तरीक़ा से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग बिहार में बौद्ध एवं जैन धर्म के उद्भव एवं विकास को। देखिए बात ऐसा है कि आप लोग पढ़ते होंगे बौद्ध और जैन धर्म और दोनों में कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा करते होंगे। इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने का बेस्ट तरीका है कंपैरिजन करके आप लोग पढ़िए, कभी नहीं भूलेंगे। आज उसी वे में आप लोगों को बताएंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। देखिए यहाँ संस्थापक हैं जैन धर्म के ऋषभदेव थे, जो इसके प्रथम तीर्थंकर थे। देखिए तीर्थंकर वो होते हैं जो कि उस धर्म के पहले अनुयायी थे, यानी संस्थापक थे ऋषभदेव। लेकिन इस धर्म को जो है प्रसिद्धि मिली, ये 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर जैन, इनके द्वारा इनको प्रसिद्धि मिली। अब देखिए इधर आ जाइए, हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म में जो है इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध, और इनका जो है जन्म 563 ईस्वी में हुआ, मृत्यु जो है 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ। अब इधर देखिए जन्म जो है महावीर का 540 ईस्वी पूर्व में हुआ और 468 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुआ। देखिए दोनों का जन्म स्थान देखिए, इसका जो है महावीर का जन्म स्थान वैशाली कुंडग्राम में हुआ और जो है
इनका गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के वन नेपाल में हुआ था। मृत्यु स्थल देखिए, जैन का महावीर जैन का मृत्यु स्थल पावापुरी है, जबकि इसका जो है ये कुशीनगर या कुशानीरा में मृत्यु स्थल है। इनकी माता पिता देखिए, माता जो है त्रिशला नाम था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। किनके? महावीर स्वामी के जो है पिता, माता के नाम त्रिशला व पिता का नाम सिद्धार्थ था। और बौद्ध धर्म में जो है देखिए, गौतम बुद्ध की जो है माता के नाम माया देवी और शुद्धोधन, पिता का नाम शुद्धोधन। लेकिन इसकी लालन पालन जो है इसकी सौतेली माता और मौसी भी थी, गौतमी प्रजापति के द्वारा किया गया था। जब इसके गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था उसके कुछ ही दिन बाद, एक सप्ताह बाद लगभग, इनकी माता जो है माया देवी, उनकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद इसके पिताजी जो है, उनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी थी, उनसे ही विवाह कर लिया था और उसी ने जो है गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। नेक्स्ट है देखिए, महावीर स्वामी के जो है पत्नी का नाम यशोदा था और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। आप लोग याद रखिए, यशोदा और यशोधरा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, तो यशोधरा रखिए गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, और जैन धर्म में जो है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। नेक्स्ट देखिए, इसकी संतान के बारे में जो है, इसकी पुत्री के नाम थी पुत्री अनोजा और या प्रियदर्शनी, दोनों दो नाम से जाने जाता है। इनकी पुत्री का नाम जो है अनोजा या प्रियदर्शनी। और गौतम बुद्ध को एक पुत्र थे जिसका नाम था राहुल। गृह त्याग जो है महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में किया, जबकि गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में किया। अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति के इस विषय में जो है 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात जम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य होता है, कैवल्य, यहाँ ये टाइप मिस्टेक है, कैवल्य की प्राप्ति हुआ था। मतलब देखिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जब ज्ञान की कुछ अनुभूति होता है तो उसको जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है, जबकि ये बौद्ध धर्म में जो है मोक्ष कहा जाता है। तो इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या की थी, कहाँ? जाम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के साल के वृक्ष के नीचे। वहीं जो है गौतम बुद्ध जो है बोध गया में निरंजना नदी, यानी अभी जो वर्तमान में फल्गु नदी है गया जिला में, जिस पर अभी हाल ही में रबर डैम का निर्माण हुआ है 411 मीटर का, वहीं उसी नदी के किनारे जो है तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बौद्धि, या उसी पीपल वृक्ष को जो है बौद्धि वृक्ष कहा जाता है, उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको 6 वर्ष की तपस्या इन्होंने किया। अब दोनों में देखिए, ये कंपैरिजन करके पढ़ने के बाद आपको माइंड में एक डायग्राम बनते जाएगा। अब देखिए, इन दोनों के भाषा के विषय में भी पूछ लेता है। जो देखिए, भाषा जो था इसके उपदेश देने का जैन धर्म का वो प्राकृत था, यानी अर्धमागधी भाषा जो थी उसमें ये उपदेश देते थे। ये अर्धमागधी भाषा जो था ये तभी की लोक भाषा थी, इसलिए इन्होंने लोक भाषा में अपने प्रवचन देते थे, उपदेश देते थे, ताकि मैक्सिमम लोग जो है उनके उपदेशों को समझ सकें। और ये पाली भाषा जो थी, बौद्ध धर्म जो है पाली भाषा में देते थे, ये भी लोक भाषा ही थी उस समय की। नेक्स्ट है संगीति। इसमें जो है 2 संगीति का आयोजन किया गया और इसके लिए 4 संगीति का आयोजन किया गया। ये जो है बौद्ध संगीति, जैन में धर्म में जो है 2 संगीति का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट में जो है बौद्ध धर्म में 4 संगीति का आयोजन किया गया है। अब देखिए, अभी इसमें चारों संगीति को बताएंगे, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। पहला संगीति जो है हुआ जैन धर्म का 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ। ये किसकी अध्यक्षता में हुआ? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा संगीति जो हुआ जैन संगीति जो है 6ठी सदी में हुआ, ये वल्लभी गुजरात में हुआ। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ? क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में हुआ। दूसरी जो है जैन संगीति 6ठी सदी में वल्लभी गुजरात में हुआ, जबकि पहली जो है जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें 4 संगीतियों का आयोजन हुआ, जिसमें से 3 का आयोजन जो है बिहार के राजगीर, वैशाली वह पाटलिपुत्र में हुआ। पहला राजगीर में कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। वैशाली में कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। और पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में। और तीसरा जो हुआ प्रथम शताब्दी में हुआ कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के समय हुआ चौथी बौद्ध संगीति, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ, हम आप लोगों को बता दिया। ये देखिए प्रश्न जो है 67वीं बीपीएससी में पूछा हुआ भी प्रश्न है। इसमें देखिए, इसमें जो है त्रिरत्न दिया गया था, बौद्ध जैन धर्म में त्रिरत्न
दर्शन जो है इसमें सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, वह सम्यक आचरण की चर्चा है जैन धर्म में। इसका भी तो बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न कौन है? बुद्ध है, संघ है, धर्म है। मतलब जो बुद्ध है उसका जो सर्वोपरि व्यक्ति है बुद्ध है, उसके बाद उसके संघ जो है, और उसके बाद उसका धर्म भी है। इसमें जो है मोक्ष के लिए 5 महाव्रत को बताया गया है, जबकि इसमें जो है बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को बताया गया है। इसमें दार्शनिक सिद्धांत जो है ये स्यादवाद का प्रभाव इस पे ज़्यादा है। सप्तभंगीय या अनेकांतवाद भी इसको कहा जाता है, स्यादवाद को। ये जब आप लोग फिलॉसफी पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा मिलेगी। यहाँ पे अगर आप लोगों को फिलॉसफी बताने लगे स्यादवाद क्या होता है तो बहुत डिटेल में हम लोग चले जाएंगे। प्रतीत्य समुत्पाद और क्षणिकवाद शून्यवाद। देखिए इस पे जो है बौद्ध धर्म पे जो है प्रतीत्य समुत्पाद और क्षणिकवाद का प्रभाव है, शून्यवाद का भी इस पे प्रभाव है। शून्यवाद जो है ये नागार्जुन के द्वारा जो है एक दर्शन दिया गया है। अब देखिए इसमें विभाजन कब हुआ जैन धर्म में? देखिए जैन धर्म में जो है विभाजन हुआ श्वेतांबर जो है स्थूलभद्र के नेतृत्व में और दिगंबर जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में। देखिए श्वेतांबर जो है ये मानता था कि हम लोग थोड़ा प्रगतिशील बने, श्वेत कपड़ा श्वेत वस्त्र जो है धारण करें, पूरे खुला नहीं। ये दिगंबर जो था ये भद्रबाहु के नेतृत्व में बट गया, क्योंकि ये चाहता था कि हम लोग जो जैन धर्म जी के जो परंपरा प्रारंभ से थी उसको ही बनाए रखेंगे, पूरी नग्नता का ही हम लोग पालन करेंगे। लेकिन स्थूलभद्र ऐसा नहीं चाहते थे, वे चाहते थे हम लोग श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं। और नेक्स्ट है बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में टूट गया चौथी बौद्ध संगीति में। देखिए इस धर्म में जो है जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा, ईश्वर की सत्ता नहीं मानता किंतु आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है। ये देखिए दोनों धर्म जो है ईश्वर की सत्ता नहीं मानता किंतु आत्मा के संबंध में अनात्मवाद का प्रतिपादन करते हैं। दोनों धर्म जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानता किंतु आत्मा की सत्ता में विश्वास जरूर करता है। इसमें पुनर्जन्म जो है मानता था, विश्वास करता था, और बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म मानता था, विश्वास करता था। दोनों धर्मों में जो है पुनर्जन्म को मानता था। ईश्वर एवं आत्मा, ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करता था जबकि आत्मा की सत्ता में विश्वास करता था। तीसरा है कर्मकांड। कर्मकांड का घोर विरोधी था। देखिए कर्मकांड को ही देख करके ये दोनों धर्म स्थापित किए गए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कर्मकांड का घोर विरोधी था, मूर्ति पूजा का भी ये लोग विरोधी था। हालांकि बाद में चल करके ये दोनों धर्म का पतन का कारण भी वही बना, पूजा, मूर्ति पूजा ही। अभी भी बौद्ध धर्म में जो है बहुत सारे ये कर्मकांड को ऐड कर दिए हैं, जो कि जब बुद्ध जो स्थापित किए थे वो इसके विरोधी थे। अब देखिए इसके प्रथम शिष्य जो हैं जैन धर्म के महावीर ने अपना पहला उपदेश जो है अपने प्रथम शिष्य जमाली, ये जमाली जो था इसकी पुत्री जो थी प्रियदर्शना जो थी, प्रियदर्शना उसी के जो है पति महावीर का जो दामाद था उन्हीं को दिया था। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है महावीर अपने दामाद को ही दिया था। इसमें देखिए इसमें धर्मचक्र परिवर्तन, उपदेश, सारनाथ, देखिए इससे जो है संबंधित कुछ घटना है और उससे संबंधित कुछ चिन्ह होता है जिसको पहचानने के लिए कह दिया जाता है कई बार। ये देखिए धर्मचक्र परिवर्तन जो है प्रथम उपदेश जो है ये सारनाथ, प्रथम उपदेश को जो है धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और बुद्ध जो अपना पहला उपदेश यूपी के सारनाथ में दिया। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है गृह त्याग से, गृह त्याग से महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है। परिनिर्माण जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित शब्द है। और महायान संप्रदाय का आदर्श क्या है? बोधिसत्व को प्राप्ति करना। और वही हीनयान संप्रदाय का आदर्श क्या है? अरहत की प्राप्ति करना। अब देखिए इसकी प्रमुख पुस्तक जो है ये कल्पसूत्र है, भद्रबाहु की पुस्तक है जो कि संस्कृत में है। और इसकी पुस्तक कौन है? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। ये 63वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब देखिए इसमें जो है हम लोग देखते हैं बिहार में जो है गुप्त साम्राज्य जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिहार में गुप्त साम्राज्य को हम लोग देखेंगे। बिहार में गुप्त साम्राज्य, देखिए इस वंश के संस्थापक जो थे, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिसने 240 से 280 ईस्वी तक जो है इस वंश पर शासक किया। यह शासक रहा इस वंश का। और इसके संस्थापक भी थे, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए भागवत संप्रदाय एक संप्रदाय था जिसके विकास में जो है
बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है इसका गुप्त वंश का रहा था। इस वंश का अगला शासक जो था वो घटोत्कच था। गुप्त वंश का अगला शासक था घटोत्कच, 280 से 319 वर्ष तक 319 ईस्वी तक इस वंश का शासक रहा। नेक्स्ट शासक था ये देखिए चंद्रगुप्त प्रथम। इसी ने पहली बार महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने, और गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, और महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। इस वंश का सबसे योग्य तथा प्रतापी शासक ये समुद्रगुप्त हुआ, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। देखिए 56वीं से 59वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया प्रश्न है। इसी का दरबारी कवि था हरिसेन। इसी का अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, और इसी ने बिना बजाते हुए सिक्के जो है ढलवाए थे। इसी ने जो है अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था और दक्षिण भारत भी विजय कर लिया था समुद्रगुप्त ही। चलिए इस वंश का देखते हैं। नेक्स्ट शासक जो है देखिए ये भी योग्य तथा प्रतापी था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। और जो है महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। इसने 380 से 400 ईस्वी तक जो है इस वंश का शासक रहा। इसके दरबार में नवरत्न भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, विक्रमादित्य के दरबार में चीनी यात्री फाहियान जो है ये का जो है आगमन भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में है में हुआ था। देखिए हुआनसांग जो है ये हुआ था हर्षवर्धन के काल में, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य इसके दरबार में चीनी यात्री फाहियान का आगमन हुआ था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है चांदी के सिक्के चलाए। जब इसने शक पर विजय कर लिया तो इसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। मेहरौली का जो दिल्ली में जो है मेहरौली का स्तंभ है जो है ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है। परम भागवत की उपाधि भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ही धारण किया था। नेक्स्ट है कुमारगुप्त, 415 ईसा से 454 ईसा तक, कुल 40 वर्ष तक इस वंश का शासक रहा, और ये बहुत ही चर्चित शासक है कुमारगुप्त। इसी ने जो है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में इसकी स्थापना कराया था। ये देखिए 43वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया प्रश्न है। कुमारगुप्त ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, जिसको बाद में बख्तियार खिलजी ने जला डाला था। इसका जो है मंदसौर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलता है कुमारगुप्त का। सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर और शिव मंदिर का निर्माण जो है गुप्त काल में ही हुआ था। सुल्तानगंज में जो है अभी अजगैबीनाथ मंदिर और शिव मंदिर का जो निर्माण है ये गुप्त काल में हुआ था। महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए गुप्त काल को जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश का जो है अंतिम शासक था विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट है इसी वंश का है एक स्कंदगुप्त। ये 455 से जो है 467 ईस्वी तक शासन किया। इसका जो है गिरनार में स्थित सुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार यही करवाया था। गिरनार में स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। हुनों के आक्रमण हुआ था इसी के समय में, तथा स्कंदगुप्त ने हुनों को जो है पराजित कर दिया था। देखिए ये पूछा जाता है कि हुनों को किसने पराजित किया था? ये स्कंदगुप्त जो है हुनों को पराजित कर दिया था। ये 53वीं से 55वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया प्रश्न है। और स्कंदगुप्त जो है 455 से 467 ईसा पूर्व तक शासक रहा था। इस वंश का देखिए गुप्त वंश का पतन हो गया। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। अब देखिए पाल काल में बिहार। अब पाल काल से भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं बिहार में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो या उदंतपुरी विश्वविद्यालय हो, इन सब के विषय पे। तो अब हम लोग पालकालीन बिहार को देखेंगे। इस प्रकार जो है पालकालीन बिहार को देखते ही पूरा प्राचीन बिहार का टॉपिक जो है पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद अभी जस्ट ही हम लोग कुछ देर बाद ही बिहार मध्यकालीन बिहार को भी देख लेंगे हम लोग। पालकालीन बिहार। पालकालीन बिहार इस वंश के पाल वंश की जो है संस्थापक थे गोपाल। इसने 750 से जो है 777 ईस्वी तक इस वंश का शासक रहा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का जो है निर्माण किसने कराया था? यही गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, और की स्थापना बिहार शरीफ में करवाया था। ये तिब्बत से पाल वंश का घनिष्ठ संबंध था। तिब्बत जो है अभी चाइना के क्षेत्र में, वहाँ से जो है पाल वंश का घनिष्ठ संबंध था। बौद्ध विद्वान शांत रक्षित एवं अतिश दीपांकर पाल शासन काल में ही तिब्बत गए थे। बौद्ध के जो दो विद्वान थे
ये शांत रक्षित एवं अतिश दीपांकर पाल के शासनकाल में ही तिब्बत गए थे। अगला शासक है धर्मपाल। ये 1770 से 810 ईस्वी तक इस वंश के शासक रहे। देखिए त्रिकोणीय संघर्ष जो हुआ था, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो है भाग लिया था, त्रिकोणीय संघर्ष में, इसमें जो है यही धर्मपाल जो है भाग लिया था। ये कन्नौज में भाग लिया था, लेने वाला पहला शासक था त्रिपक्षीय संघर्ष में। उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि किसने धारण किया था? ये धर्मपाल ही जो है उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना यही करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ही करवाया था। ये देखिए दोनों में कंफ्यूज कर जाता है। जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करवाया था और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना, याद रखिएगा। ये गोपाल जो है, जो इस वंश का संस्थापक था, उसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय को कराया था, और जो इसके दूसरे शासक थे धर्मपाल, वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव हेतु 200 गाँव इसी ने दान दिया था जावा के शासक को। नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव हेतु 200 गाँव दान दिए थे। त्रिकोणीय संघर्ष में प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित कर दिया था। देखिए तृतीय संघर्ष में जो भाग लिए थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, यही तीनों भाग लिए थे, जिसमें प्रतिहार के नरेश जो थे ये नागभट्ट द्वितीय थे, और राष्ट्रकूट के शासक कौन थे? ये ध्रुव थे। इन्होंने जो है धर्मपाल को पराजित कर दिया था। अब देखिए इस वंश का जो है शासक, नेक्स्ट शासक है देवपाल। 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक इसने इस वंश पर जो है शासन चलाया। मुंगेर को इसने अपनी राजधानी बना लिया था देवपाल ने, और जावा के शासक जो है बालदेव पुत्र के आग्रह पर इसने नालंदा महाविहार की देखरेख हेतु 5 ग्राम इसने भी दान दिया था। ये देवपाल ही जो है पाल काल के पाल शासक देवपाल जो है मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, और जावा के शासक जो थे बालपुत्र देव के आग्रह पर इसने नालंदा महाविहार की देखरेख के लिए जो है 5 जो है गाँव दान में दिए थे। और नालंदा विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए जो है इसने 200 गाँव दान दिए थे। किसने? धर्मपाल ने। अब देखिए इस पाल वंश का जो है अगला शासक है, चौथा शासक है महिपाल। 988 से 1038 ईस्वी तक। महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। महिपाल को पाल वंश का क्या कहा जाता है? द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। रामपाल 1098 से 98 ईस्वी तक। रामपाल इस वंश का जो है अंतिम शासक था पाल वंश का। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों को सारे मध्य जितने भी प्राचीन बिहार से प्रश्न आने वाले थे उन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में करा लिए हैं। हम लोग अब देखेंगे मध्यकालीन बिहार से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को, उसके बाद आधुनिक बिहार को देखेंगे, फिर बिहार विविध देख करके हम लोग एक सेट प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।